कोई भी स्टूडेंट चाहे किसी भी स्ट्रीम का हो, चाहे उसने साइंस लिया हो या उसने कॉमर्स लिया हो या उसने आर्ट्स लिया हो, ठीक है, उसका कोई ना कोई एम होता है। जैसे जिन बच्चों ने आर्ट्स लिया होता है, अगर आप उनसे पूछेंगे कि तुमने आर्ट्स क्यों लिया है, ठीक है, वो स्टूडेंट एक जवाब देगा आपको। क्या आंसर आपको सुनने को मिलेगा? ऑब्वियस है बच्चे को, वो आपको ऐसा बोलेगा कि मुझे यूपीएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, जिसकी वजह से उसमें ऑब्वियस है कि जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तो स्टूडेंट का जवाब भी यही होता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो प्रिपरेशन है वो ज़्यादा बेटर हो। बाद में ले सकते हैं स्पेशल पेपर, बट फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो उसने तो अपना एम डिसाइड किया। अब आप मेरी क्लास में बैठे हैं, आई एम योर बायोलॉजी टीचर, और ऑब्वियस है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज योर एम, आपका एम क्या है, तो मेरे ख्याल से यहाँ जितने स्टूडेंट्स हैं सबकी तरफ से मुझे एक ही जवाब मिलेगा। सारे स्टूडेंट्स आप क्या जवाब देंगे? आप बोलेंगे हमें नीट में जगह चाहिए, एक सीट चाहिए। अगर यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, अगर मैं आपसे पूछूं आपको कितनी सीट चाहिए, सारे बच्चों का एक ही जवाब होगा कि हमें 1 सीट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरी बात जो आती है, फर्स्ट थिंग तो ये है कि आपका एम क्लियर है, सारे बच्चों का क्लियर है। अगर आपका क्लियर नहीं है तो आज से आप क्लियर करेंगे कि आपको चाहिए क्या, आपने क्यों इस स्ट्रीम को सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो जब आपका ये बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे, तो क्लियर करने के बाद उस स्टडी का ना एक डायरेक्शन होगा। आप समझिए मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको अभी समझा रही हूँ। जो अभी मार्केट में हर जगह पे हो रहा है, वो एक काम हो रहा है, बच्चों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब आप सोचेंगे मैं ऐसा स्टेटमेंट क्यों दे रही हूँ, सच्चाई है, फैक्ट है ये। आपको पता है कि नीट के एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो एनसीईआरटी की किताब को रख के बनाया जाता है, ठीक है। फिर वैसी चीजों को पढ़ाने से क्या मतलब है या फिर क्या फायदा है जिससे बच्चा क्या हो, डेविएट होता चला जाए, डाइवर्ट होता चला जाए और क्वेश्चंस भी नहीं सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो बार बार मैं आपको यही चीज रिपीट करती हूँ। अभी आपको जस्ट आज ये चैप्टर फिनिश होगा, आज या कल में इसका पीडीएफ आपको चला जाएगा, ठीक है। किसी भी ईयर के नीट के क्वेश्चन पेपर को निकालेंगे, आपको किसी भी ईयर के नीट के क्वेश्चन पेपर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर जिसका पीडीएफ आपको जाएगा, उस चैप्टर के क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या ये बोलने का मतलब है कि आपको एक फोकस्ड वे में पढ़ाई करनी है? ये मैं हर सब्जेक्ट के लिए आपको बता रही हूँ, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, बायो हो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मैथ्स ले रखा होगा, चाहे मैथ्स हो आपके पास, ठीक है। लेकिन सबसे पहली चीज है कि आपको फोकस्ड वे में स्टडी करना है, जो आप नहीं करते, ये भी फैक्ट है, ये भी सच्चाई है, जो आप नहीं करते। आपको लगता है कि नहीं, एक सब्जेक्ट या टॉपिक जो हमारा चल रहा है, हम क्या करते हैं उसमें मास्टरी करते हैं। आप समय नहीं है। जैसे एक छोटा सा रिमाइंडर मैं आपको अगर उस तरीके से दूं, तो मैं आपको बताऊं कि अभी आप अगस्त में हैं, ठीक है, और आपको पता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन ज्यादा से ज्यादा ले लीजिए, 5 मंथ्स, ठीक है। और आपके पास चैप्टर कितने हैं? 22 हैं। तो आपको इस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, और आप जब पेपर पे इसको ऐड करने बैठेंगे, तो ऐड भी मैंने कराया है काफी बैचेस में, आप भी खुद से ऐड कीजिए। फिजिक्स के सारे चैप्टर, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर, बायो के सारे चैप्टर, आप में से कुछ बच्चों के पास मैथ्स भी है, सारे चैप्टर्स को लिखने के बाद एक पेपर पे जब उसको तैयार करेंगे, तो आपको पता चलेगा एक चैप्टर को करने के लिए आपके पास ओनली 2 to 3 डेज का टाइम है। तो आप समझ जाइए कि आपका जो सिलेबस है वो कितना लेंदी है। आपको ऐसा नहीं, मैं डराने के लिए बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फोकस्ड वे में पढ़ाई कर सकें, ठीक है। तो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में जब मैं आपको करा रही थी, तो मैंने इस टॉपिक को ड्रॉप किया था। कहाँ ड्रॉप किया था? जब हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे फंजाई मैम। की क्लासेस के बारे में। फंजाई के क्लासेस जब आप पढ़ रहे थे, तो उसमें आपने एक चीज सीखी थी, ठीक है। और वो जो चीज आपने सीखी थी वो ये थी कि फंजाई को जब हम क्लासिफाई करते हैं, तो उसके क्लासिफिकेशन के लिए एक क्राइटेरिया वहां पे डिसाइड किया गया है, और वो जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हम इसका माइसीलियम देखते हैं। क्या देखते हैं? ये रहा इसका माइसीलियम। फंजाई के क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? माइसीलियम देखते हैं। यहाँ आपको दो तरह का माइसीलियम दिख रहा है। एक है यहाँ पे क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्या स्पेशलिटी है, तो यहाँ पे आपके पास क्रॉस वॉल्स जो है ये देखिए प्रेजेंट है।
तो ये सेप्टेट हो जाएगा, मतलब सेप्टम प्रेजेंट, सेप्टम मीन्स वॉल होता है, सेप्टम का मतलब क्रॉस वॉल होता है। अगर आप जिस मकान में रह रहे हैं, ऑब्वियस है कुछ रूम्स होंगे, किचन होगा, डाइनिंग हॉल होगा, आपका बेडरूम होगा, वॉशरूम होगा, सबकी दीवारें हटा दीजिए। दीवारें हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा वन कंपार्टमेंट हो जाएगा। वन कंपार्टमेंट इसलिए होगा क्योंकि वहां से आपने क्रॉस वॉल्स को रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सेप्टम को आप यहाँ पे ला रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या है, इसको हम सेप्टेट बोलेंगे और नीचे वाला असेप्टेट है। उसके बाद मैंने आपको एक ट्रिक बताया था क्या, उसके बाद तुरंत आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि टाइम ना तो आपके पास है ना मेरे पास है, ठीक है। मैंने आपको फंजाई की ये 4 क्लासेस बताई थी, बेसिक क्लासेस, जिसमें से 2 मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करा रखा है, दैट इज फाइकोमाइसिट्स एंड एस्कोमाइसिट्स। तो टोटल ये जो 4 क्लासेस जो आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, दैट इज फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स एंड ब्यूटेरोमाइसिट्स। इन चारों में से सिर्फ एक पहली कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज फाइकोमाइसिट्स। ये फर्स्ट उसके पास कैटेगरी, मैम वो कॉन्जिसाइटिक सिनोसाइटिक। फिर से बोलिए, आवाज कट कट क्या रही है। मैम फाइकोमाइसिस सिनोसाइटिक होता है मैम। देखिए, हाँ, फाइकोमाइसिट्स जो है सिर्फ एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे क्या है, असप्टेट है, असप्टेट, बाकी सब में सेप्टेट होगा। इसका ये मतलब हो गया कि अगर हम फंजाई की एक कैटेगरी को देखें तो इसके पास क्या है, यहाँ पे ये देखिए सारे न्यूक्लियाई तो इसके पास प्रेजेंट है, बट यहाँ पे कोई भी क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो जब क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं है तो फिर एक ही बात बचती है क्या, जब क्रॉस वॉल प्रेजेंट ही नहीं तो बेचारा कैसा होगा, सीनोसाइटिक होगा। और एक वर्ड आपको सुनने को मिलेगा सीनोसाइटिक, इसका मतलब है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन उसके पास है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम जो ये बेसिडियोमाइसिस स्टार्ट कर रहे हैं, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिडियोमाइसिस, ठीक है। तो ये बेसिडियोमाइसिस भी कैसा हो जाएगा, इस बेसिडियोमाइसिस के भी जितने भी मेंबर आपको देखने को मिलेंगे, वो सब के सब क्या है, अगर हम इसके माइसीलियम की बात करें तो ब्रांच्ड और सेप्टेट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। फटाफट इसके पॉइंट्स हम लोग सीखते चलते हैं, ठीक है। अच्छा, पॉइंट्स को सीखने के पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी। क्या, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हम इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर आते हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, ये देखा है सारे बच्चों ने, यस मैम। सबने देखा होगा, ये वही मशरूम्स हैं जो पैकेट्स में बिकते हैं मार्केट में, और आपने खाया भी होगा इसको, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये बेसिडियोमाइसिस जो है, इसको ये बिलोंग करता है। तो सबसे पहले मैंने आपको इसलिए इसको दिखाया है या इसको शो किया है, उसका रीजन ये है कि आपको यहाँ पे याद रहे बहुत अच्छे से कि जब आप बेसिडियोमाइसिस की पढ़ाई कर रहे हैं, किसकी पढ़ाई कर रहे हैं, बेसिडियोमाइसिस की पढ़ाई कर रहे हैं। बेसिडियोमाइसिट्स में सारे के सारे मशरूम्स आते हैं, जितने भी मशरूम आपको देखने को मिलेंगे सब के सब किसमें आएंगे, बेसिडियोमाइसिट्स में आएंगे, ठीक है। दूसरी बात, नीट के एग्जाम में जब पास्ट ईयर के क्वेश्चंस की एनालिसिस करना आप स्टार्ट कीजिएगा तो आपको एक और बात का पता चलेगा। क्या, आपको वहां पे पता चलेगा कि इनको हम ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं। तो पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फंजाई इज आल्सो रेफर्ड एज ब्रैकेट फंजाई, या आल्सो इंक्लूड्स ब्रैकेट फंजाई, विच कैटेगरी ऑफ फंजाई आर नोन एज पफ बॉल्स। कैसे आपने ऊपर देखा ऐसे पफ की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ था, तो हम लोग इनको पफ बॉल्स कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको मैंने क्या सिखाया है, इसको, हाँ, बेसिडियोमाइसिट्स क्यों बोलते हैं इस पे भी आएंगे अभी हम लोग, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाम बहुत सोच समझ के रखा गया है, ये मैंने आपको पिछली क्लास से ही सिखाया है। तो आपको ये बात भी पता चल जाएगी कि हमने इनका नाम बेसिडियोमाइसिट्स आके रखा क्यों, ठीक है। अभी मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि मैम मशरूम, सभी मशरूम्स बेसिडियोमाइसिस में आता है। हाँ, जितने भी मशरूम्स हैं सब बेसिडियोमाइसिट्स में आएंगे, जितने भी मशरूम होंगे ऐसे सब के सब बेसिडियोमाइसिट में आएंगे, ठीक है। बाकी सबका तो स्ट्रक्चर ही अलग होता है, पिछली क्लास में भी मैंने आपको सबका दिखा रखा था। और बचा क्या है हमारे पास, बेसिडियोमाइसिट्स और लास्ट का ड्यूटेरोमाइसिट्स बचा हुआ, ठीक है। वो इम्परफेक्ट फंजाई कहलाएंगे, उसकी तो खैर बात ही अलग है। खैर, डाइवर्ट ना होते हुए इसको फटाफट मुझे फिनिश करने दीजिए, लास्ट में मैं खुद ही पूछ लूंगी, क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है, मैं तो खुद ही 50 बार पूछ लेती हूँ, अभी इसको क्लियर कराने दीजिए। हाँ, मेरे बोले हुए स्टेटमेंट में अगर कहीं आपको कोई दिक्कत आएगी तब मुझे आप इंस्टेंटली स्टॉप करके पूछिए, मैम आपका ये पॉइंट या आपकी ये बात मुझे समझ नहीं आई, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, आपको मैंने फर्स्ट पॉइंट के तौर पे याद कराया है कि जितने भी मशरूम्स हैं सब के सब इसको बिलोंग करते हैं, ठीक है। दूसरी बात,
ब्रैकेट फंजाई इन्हीं को बोला जाता है, पफ बॉल्स इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हैबिटेट की बात करते हैं। तो हैबिटेट के बारे में मैंने आपको एक कॉमन सेंस के तौर पे एक बात सिखा रखी कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ जो लिखा हुआ है ये सॉइल में ग्रो करेंगे, वुडन लॉग्स में ग्रो करेंगे, ट्री स्टम्प्स में। कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये फंजाई हर उस जगह पे ग्रो करेंगे इजीली जहां पे आप इसको मॉइस्चर के साथ साथ ऑप्टिमम टेम्परेचर दीजिएगा। दोनों में से एक भी माइनस कर दीजिए, ये फंजाई अपने आप को वहां ग्रो नहीं कराएंगे। अगर आप ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं देंगे तब भी नहीं ग्रो करेगा, अगर आप इसको ऑप्टिमम मॉइस्चर नहीं देंगे तब भी ये ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। मैम ट्री स्टम्प्स क्या है? स्टम्प्स मतलब जैसे पेड़ वेड़ है तो वहां पे मान लीजिए ऐसे गिरा हुआ है कहीं पे, ठीक है, तो पेड़ जैसे ऐसे गिरा हुआ है तो उसको जब उठाइएगा तो देखिएगा कि बहुत सारा फंगस वहां पे लगा हुआ है, तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। और अगर ये लिविंग प्लांट बॉडी के ऊपर सर्वाइव करेगा तो हम इसको बोलेंगे पैरासाइट। मैं शो कर देती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, आपको इमेजेस मैं शो करती हूँ तो आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे रस्ट और स्मट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपको जब भी दिखेगा तो ये प्लांट के ऊपर ना पैचेस बनाए हुए दिखते हैं, ठीक है। पैचेस मतलब ब्राउनिश पैचेस होगा, लीफ के ऊपर पैचेस हैं। या स्मट्स वगैरह की अगर हम बात करें तो जो कॉर्न वगैरह, जो मक्का या भुट्टा आप खाते हैं उसके ऊपर आपने देखा होगा, तो ये सब क्या है, वो कॉज करने का काम करते हैं। यहाँ देखिए आपको दिख जाएगा इमेजेस में, ये तो अभी सब कुछ हमें समझना बाकी है। ये देखिए, ये तो एडिबल फंजाई आपका अगेरिकस है, ठीक है। एडिबल फंजाई है, एडिबल फंजाई में बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये एडिबल नहीं है, ये स्टीलोगो एडिबल नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ये भी फंगस लगा हुआ है, लेकिन ये क्या है, ये एडिबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पक्सीनिया है, या कई बच्चे इसको पसीनिया भी बोलते हैं। तो ऐसे पैचेस आपने देखा जरूर होगा बट आपने उस वक्त ध्यान नहीं दिया होगा। इट्स अ काइंड ऑफ फंजाई। ये चीज आपके दिमाग से निकल गई हुई, ये क्या है, ये भी एक फंजाई का टाइप है। आपको लग रहा है सब कुछ देखा है आपने, यस और नो? देखा हुआ लग रहा है आपको, यस है ना? मैम। हाँ, देखा जरूर होगा आपने, ठीक है। तो यही हम लोग देख रहे हैं किसके बारे में, बेसिडियोमाइसिट्स के बारे में। अब बेसिडियोमाइसिट्स का माइसीलियम कैसा होगा, तो सबका एक फर्स्ट वाले फाइकोमाइसिट्स को छोड़ के एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स, ड्यूटेरोमाइसिट्स जितने भी हैं सब के सब कैसे होंगे, सेप्टेट और ब्रांच होंगे। सब के सब सेप्टेट और ब्रांच होंगे, लेकिन आपको एग्जांपल लिख के पूछा जाता है कि इसका माइसीलियम कैसा होगा, ठीक है। अब एक और उम्दा पॉइंट हम इसको बोल सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे। ये ऐसा मैंने आपको किसी कैटेगरी में नहीं पढ़ाया, और आगे वाला तो खैर अनोखा ही है। ड्यूटेरोमाइसिट्स की जब हम बात करें तो ड्यूटेरोमाइसिट्स अपने आप में अनोखा ही है। इसके बारे में जब हम लोग बात करें तो अगली जो कैटेगरी है वो सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ही पाया जाएगा, फर्क समझिएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको क्या बोल रही हूँ, जब हम इसको देख रहे हैं तो इसके पास कोई भी असेक्सुअल स्पोर नहीं पाया जाएगा, फर्क समझिएगा ध्यान से। तो जब असेक्सुअल स्पोर नहीं पाया जाएगा फिर क्या होगा, मतलब समझे क्या बोल रही हूँ मैं। बच्चे कहते हैं मैम कभी आप बोल रहे हैं असेक्सुअल स्पोर नहीं पाया जाएगा, कभी आप बोल रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन होगा, हम इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं। हो सकता है आपके बैच में भी कुछ बच्चों की कंफ्यूजन हो, तो मैं इसको पहले क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। देखिए, असेक्सुअल स्पोर बोलने का मतलब है, जैसे एज फॉर एग्जांपल मैंने पिछली क्लास में आपको ये कोनिडिया बताया था, ठीक है। मैं शो कर देती हूँ आपको, एक तो हमारे पास होगा पेनिसिलियम, हाँ ये रहा। जैसे यहाँ पे ये क्या है, ये कोनिडिया है, ये सारे जो स्ट्रक्चर आपको बॉल लाइक जो दिख रहा है कोनिडिया है। तो कोनिडिया का क्या फायदा हुआ, जैसे आप कोनिडिया को यहाँ से डिटैच कीजिएगा तो क्या होगा, ये न्यू पेनिसिलियम को बनाने का काम करेगा। तो इसके पास एक पार्ट तो ऐसा है जो कि इसके नंबर को इंक्रीज कराने का काम कर रहा है। दूसरी बात, कोनिडिया को छोड़ के अगर आप जबरदस्ती का सोच रहे हैं कि इसके वेजिटेटिव हाइफी को हम कहीं पे जाके प्लांट कर दें, और ये फ्रेगमेंटेशन से भी करेगा, बट इसका एक कोनिडिया जो है, मतलब एक है तो कोनिडियम हो गया, सिंगुलर इज कोनिडियम, ठीक है। बट इसका वन कोनिडियम भी अपने आप में सफिशिएंट है किस चीज के लिए, कि अपने नंबर को इंक्रीज कर सकता है। तो बोलने का ये मतलब हुआ यहाँ पे कि उसके पास कोई असेक्सुअल स्पेशल स्पोर नहीं होगा। स्टेटमेंट आप समझिए यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अलग से हम नाम नहीं लिखेंगे, कितनी अच्छी बात है, ठीक तो है, क्या ड्रामा है इसमें, कितनी अच्छी बात है। मैंने आपको बोला असेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड,
नहीं पाया जाता तो ड्रामा ही खत्म। अब मैंने आपको बोला एस्कोमाइसिट्स में कि उसमें असेक्सुअल स्पोर पाए जाते हैं, तो आपको कोनिडिया याद करना पड़ा या नहीं पड़ा? तो जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं असेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि इसमें क्या है, कोनिडिया जो है आपका वैसा कुछ भी नहीं होगा, कोई भी वैसी चीज नहीं है जो आप देखें वहां पे, ठीक है। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन, लेकिन इसमें क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन मतलब आप जितने टुकड़े इसके जितने पीसेस कर दीजिए उतना फंजाई जो है अपने आप को वहां पे ग्रो करा लेगा, ठीक है। और जब हम इसमें बात करते हैं इसके सेक्स ऑर्गन्स के बारे में, तो सेक्स एक और चीज है जो आप मेरे से बोलेंगे कि मैम हमें कुछ अच्छे से समझ नहीं आया, इसको आप समझाइए। मैं आगे और जैसे जैसे क्लियर करते जाऊंगी आपको समझ आएगा। आपको याद होगा मैंने एक क्लास में आपको प्लाज्मोगेमी समझाया था, ठीक है। प्लाज्मोगेमी का मतलब दो सेल हैं, दोनों आपस में पास आना चाह रहे हैं और धीरे धीरे करते करते दोनों का प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। तो प्लाज्मोगेमी के बारे में जब हम देखते हैं तो ये प्लाज्मोगेमी करेगा, ये क्या करेगा, प्लाज्मोगेमी करेगा, लेकिन कैसे, दो वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स जो है डिफरेंट स्ट्रेन्स, बोलने का मतलब ये है अलग अलग वैरायटी के। अलग अलग वैरायटी बोलने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट हो जाएगा, अलग अलग वैरायटी बोलने का मतलब डिफरेंट स्ट्रेन्स बोलने का मतलब एक दूसरी लोकेलिटी का, मान लीजिए उसके स्पोर्स किसी तरीके से उड़ते हुए, मतलब इसी का जो वेजिटेटिव है यहाँ पे या सोमैटिक सेल उड़ता हुआ कहीं चला गया, तो दोनों आपस में फ्यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों डिफरेंट स्ट्रेन्स के हैं और वो आपस में क्या कर सकते हैं, फ्यूजन कर सकते हैं, वो अपने आप को फ्यूज कर सकते हैं। मतलब एक दूसरे स्ट्रेन का है और दूसरा जो है वहां पे दूसरे स्ट्रेन का है, ठीक है। अब इस पेज में अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है पूछ लीजिए मेरे से। मैम लास्ट वाला पॉइंट समझ नहीं आया। लास्ट वाला पॉइंट इस डायग्राम से समझिए, देखिए एक डायग्राम हम लोगों ने देखा था, मैं बताती हूँ आपको। इसी के लिए हमने वो प्लाज्मोगेमी का जो पॉइंट है उसको समझ रखा था। देखिए जैसे इस पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी अभी हमने क्या सीखा, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लाज्मोगेमी के बारे में, तो अब सपोज करना है आपको कि जो बेसिडियोमाइसिस की कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे, तो ये जो है ये दूसरे स्ट्रेन का है और ये जो है ये दूसरे स्ट्रेन का है। स्ट्रेन बोलने का मतलब बस यहाँ पे वैरायटी बदल गई है, बस यहाँ पे क्या हुई है, जैसे एज फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम है ना, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्योंकि बच्चों के लिए बहुत कॉमन है, उससे फर्स्ट एंटीबायोटिक बना था, तो हमेशा पेनिसिलियम का एग्जांपल मैं ज्यादा देती हूँ, ठीक है। तो पेनिसिलियम नोटाटम भी है और पेनिसिलियम रॉकफोर्टी भी है, और उसमें हजारों और स्पीशीज हैं। तो पेनिसिलियम की एक स्पीशीज है और पेनिसिलियम की दूसरी स्पीशीज है। अब आया समझ में, अलग अलग वैरायटी वाले हो गए। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट स्ट्रेन्स के हैं, मतलब जीनोटाइप दोनों का क्या है यहाँ पे अलग अलग है। जेनेटिक लेवल पे जब आप जाके देखेंगे तो दोनों क्या है, डिफरेंट टाइप के हैं। बट ये दोनों आपस में फ्यूज करके जब यहाँ पे ये जाइगोट बनाएगा, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे क्या करेगा, वेरिएशन लेके आएगा। क्या लेके आएगा ये, क्योंकि दो अलग अलग स्ट्रेन वाले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फ्यूजन कर रहे हैं। अब आया समझ में, यस मैम। अब आया समझ में, आगे चलें। यस मैम। चलिए देखिए, अब जैसे ही, अब इसके बाद कहानी समझिएगा बहुत ध्यान से। अब जो कहते हैं ना स्टोरी में ट्विस्ट आना, वही ट्विस्ट आने जा रहा है स्टोरी में, ठीक है। उसको समझिए ध्यान से जो मैं बोलने जा रही हूँ, ठीक है। देखिए अभी अभी क्या बोला मैंने कि अलग अलग स्ट्रेन के थे दोनों और दोनों फ्यूज कर गए, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब दो अलग अलग स्ट्रेन के हैं और दोनों आपस में फ्यूज कर रहे हैं, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्ट्रेन वाले जब फ्यूज करेंगे, तो फ्यूज करने के बाद आपने अभी तक सीखा है कि जायगोट बनना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे जायगोट नहीं बोलूंगी मैं। यहाँ पे स्टोरी में ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे जायगोट में क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि यहाँ पे एक डायकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनता है। वो दोनों फ्यूज तो किए आपस में, प्लाज्मोगेमी हुआ यहाँ पे, लेकिन कैरियोगेमी फेल कर गया। कैरियोगेमी क्या हुआ यहाँ पे, फेल कर गया। तो जब कैरियोगेमी फेल कर जाएगा तो क्या होगा, एक डायकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनता है। कैसा बनता है, एक डायकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनता है। और डायकैरियोटिक जो स्ट्रक्चर बनेगा, तो डायकैरियोटिक स्ट्रक्चर आगे जाके एक बेसिडियम बनाता है। रेड कलर में लेती हूँ आपको ज्यादा दिखेगा। यहाँ देखिए ये जो आपको एक दिख रहा है यहाँ पे नीचे ऐसे हैंगिंग कंडीशन में, तो ये बहुत सारे बेसिडियम है और बेसिडियम में से आपको 4 बेसिडियो स्पोर्स बनते हुए दिखाई देंगे। यहाँ से नीट का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। फिर से वापस रिपीट कर रही हूँ मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको ये बोला कि शुरुआत में क्या हुआ, प्लाज्मोगेमी हुआ। क्या हुआ, प्लाज्मोगेमी हुआ, ठीक है।
तो प्लाज्मोगेमी होने के बाद, जब प्लाज्मोगेमी हुआ तो प्लाज्मोगेमी होने के बाद कैरियोगेमी फेल कर गया, न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ अ डायकैरियोटिक स्टेज, तो आपको उसको समझाना है ड्यू टू जस्ट फेलियर ऑफ कैरियोगेमी। यहाँ पे कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस होता है, कैरियोगेमी के फेल करने की वजह से। किसकी वजह से? कैरियोगेमी के फेल करने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक डायकैरियोटिक स्ट्रक्चर बन गया, और उस डायकैरियोटिक स्ट्रक्चर को जब आप थोड़ा और ग्रो कीजिएगा, मेच्योर कीजिएगा, तो एक बेसिडियम बनता है। बहुत सारे बेसिडियम बने हैं यहाँ पे, बेसिडिया, बेसिडियम का टोटल बेसिडिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेसिडियम बनता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, दुनिया में अगर कहीं भी मियोसिस होगा, कहीं भी क्या होगा, मियोसिस होगा, ठीक है। तो आप उसमें जैसे ही क्या कीजिएगा, मियोसिस कराइएगा, ठीक है। तो मियोसिस कराने के बाद 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। कितने बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं? 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। आप यहाँ इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहाँ एक बेसिडियम के नीचे 4 बेसिडियोस्पोर लगे हुए हैं। दुनिया में कहीं भी कोई आपको ऐसा डायग्राम, इमेज या कोई भी ऐसी फोटो आपको नजर नहीं आएगी जिसमें क्या होगा, आपको जो बेसिडियोस्पोर का नंबर है वो 3 या 5 कर दिया जाए। जब भी आपको इन बेसिडियोस्पोर्स का नंबर दिखेगा तो कितना दिखेगा आपको? हमेशा ये 4 ही दिखेंगे, 4 से कम भी नहीं दिखेगा, 4 से ज्यादा भी नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो एक बेसिडियम में जब मियोसिस होगा तो 4 बेसिडियोस्पोर्स फॉर्म होंगे। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 4 बेसिडिया में जब हम मियोसिस कराएंगे तो टोटल कितने बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, तो क्या आंसर दीजिएगा? क्वेश्चन समझे क्या बोला मैंने? आंसर दीजिए। क्वेश्चन मैंने बोला, जब एक बेसिडियम में आपने मियोसिस कराया तो 4 बेसिडियोस्पोर्स बने, ठीक है। तो जब आप 4 बेसिडिया में मियोसिस कराइएगा तो कितने बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे? आंसर दीजिए। 16। बस 4 इंटू 4 कर देंगे, है ना। 4 इंटू 4, 1 से 4 बनेगा तो 4 से कितना बनेगा? 4 इंटू 4, ठीक है। 4 इंटू 4 तो ये 16 हो जाएगा। तो इससे भी आपको और क्लियर हो गया। अब एक बात बताइए, मेरे ख्याल से तो कोई बच्चा इतना बेवकूफ मुझे तो नहीं दिख रहा इस बैच में। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मुझे एक बात बताइए, कैसे बन रहा है? एक्सोजिनसली बन रहा है या एंडोजिनसली बन रहा है? तो क्या बोलेंगे आप? एक्सोजिनसली। सबको दिख रहा है, रखने की क्या जरूरत है इसमें? सारे बच्चों को दिख रहा है कि बाहर बन रहा है, ये बाहर की तरफ हवा में ऐसे नीचे लटका हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक्सोजिनसली बन रहा है। कैसे बन रहा है? एक्सोजिनसली। तो सवाल ये, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी पिछली क्लास में। मैंने आपको क्या सिखाया था? CARP, कार्प मतलब फ्रूट होता है, याद है? मैंने आपको क्या सिखाया था? CARP, कार्प मतलब फ्रूट होता है, फ्रूट, ठीक है। तो जो ये यहाँ पे किसमें बनेगा, ये जो सबका सब जो बेसिडियम बना, बेसिडियोस्पोर, जो भी ये तामझाम देख रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं ये? तो ये जो बनता है ये फ्रूटिंग बॉडी पे बनता है। कहाँ बनता है ये जो ऊपर आपका बना हुआ है ये फ्रूटिंग बॉडी है। क्या है इसका? फ्रूटिंग बॉडी है। तो लास्ट में हम लिख देंगे यहाँ पे कि द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज। ये कहाँ अरेंज करने का काम करते हैं? ये फ्रूटिंग बॉडी में अरेंज करने का काम करते हैं, ठीक है। ये समझ आया सबको? इसमें कोई दिक्कत? एक और इमेज है, उसके थ्रू भी आप कोशिश कीजिए समझने की। ये देखिए, अब कोशिश क्या करना है, अब आपको समझ ही आएगा। अब कोशिश नहीं करना है आपको, जितनी कोशिश करनी थी आपने कर लिया। देखिए इसका जो ऊपर वाला जो कैप है और नीचे वाले को ऑब्वियस है, जहां जहां पे ये स्टॉक जैसा दिखेगा ना, हम उसको मोस्टली बायो में क्या होता है, स्टाइप टर्म दे देते हैं, STIPE। स्टाइप मीन्स स्टॉक ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का कोई अगर स्टॉक है तो उसको हम स्टाइप बोल देते हैं। मोस्टली ऐसा होता है बायो में, ठीक है। अब कई जगह पे क्या होता है, ये जो ऐसे 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 जो इसमें जो ऐसे निकले हुए हैं ना, तो इसको जूम करके जब आप यहाँ पे देखिएगा तो इसमें क्या है, यहाँ पे आपको इसका बेसिडिया दिख रहा है। ये देखिए, ये क्या है? एक बेसिडिया है, ठीक है। मतलब एक बेसिडियम है, सारे यहाँ पे बेसिडिया हैं। बेसिडियम इज सिंगुलर एंड बेसिडिया इज प्लूरल, ठीक है। यहाँ भी देखिए, जो एक बेसिडियम है इससे 4, 1 2 3 और 4, यहाँ भी 4 बेसिडियोस्पोर्स से बने हुए हैं। आपको जब कभी भी ऐसा कोई भी इमेज या डायग्राम देखने को मिलेगा, हमेशा गारंटी के साथ, मैंने आपको बोला ना, इसकी बजाय मैं 100 डायग्राम भी यहाँ चिपका दूं ना, सब में आपको क्या दिखेगा? एक बेसिडियम है, और एक बेसिडियम क्या कर रहा है? 4 बेसिडियोस्पोर्स को बनाने का काम कर रहा है। क्लियर है सबको? इसके एग्जांपल्स पे चले हम लोग। अभी बहुत सारी और भी चीजें बाकी हैं, एग्जांपल्स पे चले हम लोग। यस मैम।
चलिए ठीक है, समझ आ गया होगा। जो बेसिक बात है वो यही है कि यहाँ पे वन बेसिडियम मैम वो जब कैप के meiosis नीचे होगा तो कोई बेसिडियम फाउंड है। फिर से बोलिए। मैम वो कैप के नीचे बेसिडियम पाया जाता है। हाँ, ये जो है ना, इसको ऐसे उल्टा करके देखिएगा। रुकिए, मैं इमेजेस भी है ना इसमें आते हैं कई बार, तो हम लोग देखते हैं। इसको उल्टा कीजिएगा ना, तो उसमें जो ऐसे लाइन 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 जो दिखता है ना, वो एक्चुअली बेसिडिया होता है। उसमें क्या होता है? बेसिडिया होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे इमेजेस हैं इसके रिगार्डिंग। देखिए, ये दिख रहा है आपको? ये देखिए, इसको मैंने यस इतना मैम। जूम कर दिया। अब आया समझ में? देखिए, ये जो है ना, एक पार्ट को, एक पोर्शन को यहाँ पे जब हम ऐसे जूम करके देखते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है, देखिए कितने सारे यहाँ पे क्या है, बेसिडिया लगे हुए हैं। सब का सब मियोसिस करके क्या करेगा, 4 बेसिडियो स्पोर्स को वहाँ पे बनाने का काम करेंगे। ठीक है, और इसका जो हाइफा है वो कैसा हो जाता है, डाइकैरियोटिक हो जाता है। n+n है ना लिखा हुआ, n+n इज इक्वल टू 2n, तो ये 2n बन जाएगा। 2n का मतलब डाइकैरियोटिक हो गया। और ये इसका क्या हो गया, ऊपर वाला जो कैप, सही में दिखता भी कैप जैसा, छाते जैसा दिखता नहीं है, अम्ब्रेला लाइक दिखता है, तो हम लोग बोल देते भी हैं इसको, क्या है ये, क्लब पंजाई है। क्या है ये, क्लब पंजाई। अब ठीक है, अब आगे चले, एग्जाम्पल्स पे चले। हाँ मैम। चलिए, ये देखिए इसके क्लासिक एग्जांपल्स हैं, जो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास एगेरिकस। ठीक है, आपको ना एग्जाम में NIOS का एग्जाम हुआ था काफी सालों पहले, मेरे ख्याल से 4 to 5 years अगो। तो उसमें एक क्वेश्चन था, ऐसे लिखा हुआ था, एक एडिबल फंजाई का मतलब, एडिबल तो मैंने आपको पिछली क्लास में मोरल्स एंड ट्रफल्स भी बताया है, लेकिन अगर आप मोरल्स एंड ट्रफल्स से बने हुए चॉकलेट्स को खरीदने जाए तो आपको बहुत कॉस्टली मिलेगा, बहुत महंगा मिलेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉस्टली, इतना ज्यादा नहीं खाया जाता जितना ज्यादा एगेरिकस। तो आप ऐसे सब्जी खरीदने भी जाइएगा बाजार में तो आपको सड़कों पे बेचते हुए मिल जाएंगे लोग, है ना। तो मोस्ट एडिबल फंजाई जो है एगेरिकस ही है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नेम द एडिबल फंजाई, तो आपको एगेरिकस में ही टिक करना है। उसमें ऐसे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। मेंशन द नेम ऑफ द एडिबल फंजाई, इनडायरेक्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। तो आपको वहां पे लिखना था एगेरिकस, एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में एक और चीज ऐड की हुई थी, एक्सप्लेन द क्लास ऑफ दैट एडिबल फंजाई। मतलब पहले आप एगेरिकस को पहचानिए, उसके बाद आप ये पहचानिए कि एगेरिकस बेसिडियोमाइसिस को बिलोंग करता है। उसके बाद आप उसके बारे में, बेसिडियोमाइसिस के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कीजिए। ठीक है, टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन था उसमें। ठीक है, तो चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके थ्रू आपको याद भी रहेगा। दूसरा देखिए, ये स्मट स्क्वाड करने का काम करते हैं, इसको स्मट पंजाई भी हम लोग बोलते हैं। ये स्टील को नाम याद रखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, रस्ट पंजाई कौन है, तो पक्सीनिया, ये शुरू में भी मैंने आपको सिखा रखा था। ठीक है, चलिए हो गया ये। यहाँ पे सारे इमेजेस आपके लगे हुए हैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना। हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट कैटेगरी पे हम लोग फटाफट मूव करते हैं, दैट इज ड्यूटेरोमाइसिस। हाँ, मैम पिछली ड्यूटेरोमाइसिस 2 पेज कराने एक के बार बाद, और दिखाएंगे? हाँ फिर से बोलिए। मैम पिछली 2 पेज एक बार और दिखाएंगे? अच्छा, इसके प्रीवियस वाला पेज, एक तो हाँ ये मैम, रहा। स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, मैम इसका जो आपने कहा बना हुआ है वो अपर पार्ट, वो एक्स्ट्रा पॉइंट था, वो मैं कि बुक में लिख लूँ साइड में। मैं नहीं समझी, फिर से बोलिए। मैं आपने कहा ना कि ऊपर वाला मतलब प्रोटीन है वो ऊपर अपर पार्ट, प्रोटीन बॉडी, हाँ हाँ। तो वो मैं
एक्स्ट्रा पॉइंट है मतलब बुक में साइड में। देखिए कोई भी चीज ना मैंने एक्स्ट्रा नहीं बताई, अभी हम लोग एनसीईआरटी के थ्रू चल रहे हैं, ठीक है। एक भी मतलब एक पिन पॉइंट जैसी चीज भी ना एक्स्ट्रा नहीं है, अभी सब एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा होगा मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो सब बहुत ज्यादा मतलब बीच में वॉइस ब्रेक हो के आ रही है, तो मुझे पता नहीं चल पा रहा क्या बोल रहे हैं आप। जो भी बोल रहे हैं, जो भी लिखना है नोट करना है कर लीजिए, मैम बाकी तो सारी चीजें है यहाँ पे। हाँ मैम इसके आगे वाला पेज एक बार। एक तो देखिए ये है, एक इसका प्रीवियस पेज है, देखिए पहले ये है, ये तो रहने दीजिए। हाँ एक ये है, एक ये रहा, चलिए एक तो ये रहा। हाँ मैम स्क्रीनशॉट लेना था इसलिए। हो गया ना वो। अच्छा नीचे थोड़ा सा ये कट रहा है, देखिए इसको इधर कर दिया, अब लीजिए। जीनो टाइप उसमें कट रहा था, अब ठीक है, ठीक है। अब हम लोग फटाफट ड्यूटेरोमाइसिट्स को क्लियर करते, उसमें एक ही चीज याद रखनी, कुछ है ही नहीं ड्यूटेरोमाइसिट्स में। अगर मैं आपसे बोलूं मैं एक ही लाइन लिखूंगी, उसको 5 बार लिखा गया आपके बुक में, तो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही बोलूंगी मैं। तो नेक्स्ट ये थोड़ा हैंग कर रहा है, काफी देर से मूव कर रहा है, तो मैं आगे बढ़ रही थी बट हैंग कर गया बीच में। इसको हम लोग करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बोलिए। ड्यूटेरोमाइसिट्स के बाद क्योंकि मुझे प्लांटी और एनिमेलिया भी कराना है, लास्ट का जो वायरस वाला पेज है वो भी कराना है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट हम लोग करते हैं ड्यूटेरोमाइसिट्स। और इसके बाद मैंने आपको ना पिछली क्लास में असाइनमेंट क्वेश्चन सेंड नहीं करा था, उसका रीजन क्या मैं दिखा देती हूँ आपको, थोड़ा सा रुक जाइए। ऐसा नहीं कि मैं आपको हैरेस करने के लिए बोल रही हूँ, उसके पीछे है ना, जब आपके पास ये पीडीएफ जाएगा ना, ये देखिए ये असाइनमेंट क्वेश्चन क्वेश्चन जितने पेजेस आपको पीछे दिख रहा है ना, ये देखिए ये दिख रहा है आपको सारा, ये सारा पेज जितने पेजेस है सब असाइनमेंट क्वेश्चन के हैं, कोई ना कोई टॉपिक लिए हुए सारा असाइनमेंट क्वेश्चन है उसमें। इसको देख लीजिए, ये सब देखिए सब असाइनमेंट क्वेश्चन है इसमें, जितने भी पेजेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सब है। तो सब को एक लाइन से बैठ के करना स्टार्ट कीजिएगा, कमी नहीं है आपको यहाँ पे असाइनमेंट क्वेश्चन की, सारे यहाँ पे जो है ईच एंड एवरी टॉपिक से आपको असाइनमेंट क्वेश्चन इसमें मिले, बहुत सारे हैं बीच बीच में, कोई टॉपिक मिसिंग नहीं है। बस इस वजह से मैंने नहीं सेंड करा कि कुछ ज़्यादा हो जाएगा आपके ऊपर बर्डन, जो होगा उसको दोबारा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी है दैट इज ड्यूटेरोमाइसिट्स, ठीक है। अब ड्यूटेरोमाइसिट्स की खासियत क्या है, इस बार के नीट के एग्जाम में 2022 में, ठीक है, एक क्वेश्चन आया है ट्राइकोडर्मा से, किससे क्वेश्चन आया है, ट्राइकोडर्मा से, ठीक है। फंजाई का नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, फंजाई का नाम क्या है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक व्यू ही अवेलेबल है उसका, और कुछ तो अवेलेबल है नहीं, ठीक है। और जैसे अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा मशरूम को देख के कि क्या सिर्फ जो जितने मशरूम्स हैं उनको हम बेसिडियोमाइसिट्स में ही डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे, क्योंकि उसके सिवाय बाकी अगर आप कहीं भी देखते हैं, चाहे आप ट्राइकोडर्मा की स्पीशीज देखें, चाहे आप किसी को भी देखें, कहीं भी आपको वैसा अपीयरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये रहा आपका ट्राइकोडर्मा, इसके ऊपर क्वेश्चन, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, माइक्रोस्कोपिक व्यू, ठीक है। तो ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। अब आप सोचेंगे कि ड्यूटेरोमाइसिट्स का नाम लिखने के पहले इसको क्यों मैंने यहाँ पे लगाया है, तो उसका मैं रीजन भी आपको सबसे पहले बता देती हूँ। सबसे बड़ा रीजन उसका ये है इस ट्राइकोडर्मा को यहाँ लगाने के पीछे, कि अब अगर आप बात करें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, किसके बारे में, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, ठीक है। तो अब सपोज कीजिए कि 2 पर्सन है, 2 पर्सन में से एक का क्या है, हार्ट खराब हो गया, ठीक है, और दूसरे पर्सन का हार्ट उसमें लगाना है। तो जैसे ही आप दूसरे पर्सन के हार्ट को, जो पेशेंट है उसकी बॉडी में लगाएंगे, तो उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए
जो ड्रग बनाया जाता है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग जो है इसी ट्राइकोडर्मा से बनाया जाता है। तो ये अपने आप में काफी स्पेशल है जब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम के बारे में। ठीक है, सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ये जो ड्यूटेरोमाइसिट्स है, बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे हम लोग, पहले भी बोला है मैंने आपको, इसमें और कुछ है ही नहीं, बस एक ही पॉइंट आपको याद ही रखना है कि इनको हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। अब दूसरी बात, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम इनको इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं, अगर पूछा गया, किसी ने पूछ लिया आपसे क्वेश्चन कि इनको हम इम्परफेक्ट फंजाई का टैग क्यों दे रहे हैं, तो आपको वहां पे रीजन ये बताना है क्योंकि ये ऐसी कैटेगरी है फंजाई की जहाँ पे आपको एक सिंगल इकलौता मेंबर भी ढूंढने से ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आप पूछेंगे मेरे से, अगर मिल गया तो, अगर मिल गया तो इसके बैक में जो दो क्लासेस हैं, दैट इज एस्कोमाइसिट्स एंड बेसिडियोमाइसिट्स, वहां भेज दिया जाता है उसको, जिसके साथ इसका जो नेचर है वो ज्यादा मैच कर रहा होगा वहां भेज दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन आप पूछेंगे मेरे से, फाइकोमाइसिट्स में क्यों नहीं भेजा? फाइकोमाइसिट्स में कैसे भेज सकते हैं? फाइकोमाइसिट्स के पास जो सेप्टम आपने देखा था, तो वो क्या कर रहा था, फाइकोमाइसिट्स के पास था ही नहीं, वो असेप्टेट था। और बाकी के तीनों कैसे हैं, सेप्टेट है, तो सेप्टेट वाले को सेप्टेट वाले से ही तो मैच कीजिएगा। तो फाइकोमाइसिट्स को छोड़ के बाकी के बैक के जो दो कैटेगरीज है वहां हम क्या करते हैं, इसको भेजने का काम करते हैं। ठीक है, मैम इम्परफेक्ट फंजाई का मतलब क्या है? इम्परफेक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता हुआ कोई मेंबर नहीं मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस फॉर्म है ना, इस वजह से ओनली vegetatively and sexually reproducing organisms are present in this category of fungi, are present in this category of fungi। इस कैटेगरी में सिर्फ आपको चाहे तो वेजिटेटिवली कर ले या असेक्सुअली कर ले, रिप्रोड्यूस ऐसे ही फंजाई आपको देखने को मिलते हैं और कुछ आपको इसमें नहीं मिलेगा। इसी तरीके से एनसीईआरटी में लिखे गया है, मैं आपको शो कर देती हूँ। ठीक है, आपके सामने भी बुक है और यहाँ भी मैं आपको शो कर देती हूँ। तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमने इसको बनाया ही है, एक कैटेगरी जो है हमने इसलिए बनाया है, कॉपीराइटेड हमने इसको कर दिया है। हमने बोला कि भाई तुम ऐसी कैटेगरी हो जहाँ पे एक भी ऐसा मेंबर नहीं पाया जाएगा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे। हम होता ना क्लासिफिकेशन, पढ़ ही रहे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने की वजह से भी हम लोग क्या करते हैं, इसको उसी तरीके से देखते हैं। चलिए बस, हाँ, हार्डली 5 सेकेंड्स, उससे भी पहले ओपन हो गया जी। चलिए मैं आपको शो कर देती हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया उस कैटेगरी का नाम बताना है जिसमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो आपको किसका नाम लेना है वहां पे? आपको वहां पे नाम लेना है ड्यूटेरोमाइसिट्स का। ये कॉपीराइटेड है, किस चीज के लिए? ओनली फॉर असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मैम बाकी सब में सेक्सुअल एक्सेक्सुअल दोनों ही प्रेजेंट हाँ, होता है। सेक्सुअल नहीं भी हुआ, जैसे हमने इसके पिछले वाले कैटेगरी में देखा, तो कम से कम फ्यूजन का नामो निशान तो था, है ना? तो उस सेंस में हम लोग यहाँ पे उस वे में हम लोग इसको बोल रहे हैं, है ना? देखिए
चलिए इसे फटाफट फिनिश कर रही हूँ मैं। देख लीजिए, ये रहा आपका ड्यूटेरोमाइसिट्स। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज ओनली द असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ऑफ दीज फंजाई आर नोन। पता है, सबको पता है, जो आप अभी मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे और जो मैं इतने देर से आपको रिपीट कर करके बोल रही थी, वही बात आपको यहाँ पे भी लिखी जा रही है। तो इसमें आपको सिर्फ वैसा ही मोड जो है वो देखने को मिलेगा, दूसरा कोई भी मोड आपको देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हमने क्या किया, इसको यहाँ पे उठा के ला के रख दिया है। ठीक है, फिर मैंने क्या स्टेटमेंट दिया, जो मैंने आपको समझाया कि आप मेरे से अगर क्वेश्चन पूछिएगा तो वहां पे फिर हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मिला इसके पास तब क्या होगा। When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belonged to. It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name and placed under Deuteromycetes, and the sexual stage another and placed under another class. जैसी sexual वाला phase मिलेगा, उसको हम क्या करेंगे, दूसरे क्लास में भेज देंगे। Later, when the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out of Deuteromycetes. यहाँ से बाहर कर दिया गया। वंस परफेक्ट सेक्सुअल, देखिए परफेक्ट वर्ड हम सेक्सुअल को देते हैं, और जो हम इम्परफेक्ट वर्ड यहाँ पे देते हैं वो हम किसको देते हैं, असेक्सुअल को देते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे पूरा एक ही पॉइंट को 5 बार बोला जा रहा है, एक तरीके से अच्छा भी आपके लिए। Once perfect sexual stages of members of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes. ठीक है, और मैंने आपको ये भी स्टेट किया कि हमने यहाँ पे फाइकोमाइसिट क्यों नहीं बोला। हमने यहाँ पे फाइकोमाइसिट इसलिए नहीं बोला क्योंकि फाइकोमाइसिट्स का जो क्या है, माइसीलियम है, तो उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है इनके साथ। आगे देखिए, द Deuteromycetes reproduce only by asexual spores known as कोनिडिया। असेक्सुअल स्पोर है तो इसका भी असेक्सुअल स्पोर का नाम क्या है, कोनिडिया ही है। ठीक है, और द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। सम मेंबर्स आर सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स व्हाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। मिनरल साइक्लिंग मैंने आपको बहुत ज्यादा समझा रखा है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर अगर ये डिकम्पोजिशन करना स्टार्ट करेंगे तो नेचर में जो भी चीजें या जिस कंपोनेंट से मिलके वो बना था उसमें तोड़ के उसको वापस वहां पे दे देते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल को याद रखने के लिए मैं बच्चों को एक ट्रिक बताती हूँ। क्या, मैं इसको हटा दे रही हूँ, आपके किताब के हिसाब से था जो मैं आपको शो करना चाहती थी। मुझे नहीं लगता किसी लाइन में किसी बच्चे को कोई डाउट होगा कहीं से भी। और अब आप लोग एक दो जो छोटे छोटे पॉइंट है वो आप बोलेंगे आप उधर से। चलिए, माइसीलियम कैसा लिखूं मैं, माइसीलियम क्या लिखूं? ठीक है, वेरी गुड। एट एंड ब्रांच हो गया, फिनिश। चलिए, अगर असेक्सुअली कर रहा है तो कुछ ना कुछ असेक्सुअल स्पोर भी होगा, तो असेक्सुअल स्पोर्स जो है इसके पास भी क्या है, कोनिडिया ही है। कोनिडिया, यस, हाँ। तो मैं बोल रही थी कि मैं ना इसके एग्जांपल के लिए बच्चों को, जैसे कैसे मैंने आपको फाइकोमाइसिट्स पढ़ाया था तो हम लोग ट्रिक के ऊपर चल रहे थे। ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे भी हम एक ट्रिक के ऊपर चलते हैं। तो एग्जांपल्स की बात जब हम करते हैं, ठीक है, तो हम लोग कैट याद रखते हैं, CAT। एक है C से कोलेटोट्राइकम, A से ऑल्टरनेरिया और T से तो यही ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है। ठीक है, चलिए फटाफट लिख लीजिए सारे एग्जांपल्स जो है इसके। पहला जो है यहाँ पे कोलेटोट्राइकम, दूसरा है अल्टरनेरिया, तीसरा है, थर्ड वन इज ट्राइकोडर्मा। चलिए, इससे पहले कि आपके पास ये PDF जाए तो आप सोचे ये क्या यहाँ पे पौधे जैसा लगा हुआ है, तो मैं इसके नीचे इसका नाम लिख देती हूँ, है ना। यहाँ भी हम लोग इसका नाम लिख लेते हैं। अभी 2022 में, इसी साल तो बोल रही हूँ मैं, इसी ईयर नीट का क्वेश्चन पेपर उठाइए, आपको दिख जाएगा। पूछा गया है कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग बनाने में, ठीक है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग को बनाने में हम लोग इसमें से किस
माइक्रोब का यूज करते हैं, तो इसी के नेम के ऊपर टिक करना था आपको, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, द कंप्लीट नेम इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, है ना, याद रहेगा आपको। चलिए यहाँ पे लगा दिया मैंने, ताकि आपके पास ये पीडीएफ जाए भी तो आपको याद रहे कि नहीं ये किसको बिलोंग करता है, ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम को बिलोंग करता है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया? यस मैम। चलिए ठीक है, प्लांटी पे चले हम लोग। चलिए बहुत छोटा सा है, हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से ही करेंगे। प्लांटी बहुत छोटा, रीजन क्या है प्लांटी इतना छोटा क्यों पढ़ाया हुआ है, कोई बच्चा बताएगा मुझे क्या रीजन है इसका? मैम इसके ऊपर अलग करके थर्ड चैप्टर में प्लांट किंगडम हाँ पूरा है। चैप्टर ही है, जब चैप्टर ही है तो फिर इतना टाइम यूज एनिमल्स करने का भी क्या कम, फायदा? एनिमलिया भी कम करा है मैम, हाँ बहुत तो एनिमल किंगडम भी करा है। उसका भी यही रीजन है कि एनिमल किंगडम अलग से चैप्टर है ना, तो फिर इतना डिटेल करके क्या करेंगे। चलिए बहुत कम टाइम बचा है, हमें अब आधा घंटा में पूरा फिनिश करना है। खैर आप लोग तो अभी इंटेलिजेंट हैं बहुत ज़्यादा, मैंने बेसिक आपको इसके टेबल में ही दे दिया है, तो अब आपको भी टाइम नहीं लगना है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं किंगडम प्लांटी के बारे में। अभी नहीं फिनिश हो रहा है, श्योर नहीं करो। देखिए ये रहा आपका किंगडम प्लांटी, ठीक है, फटाफट मैं आपको समझा रही हूँ, आप जानते हैं ऑलरेडी सारे बेसिक पॉइंट्स जो इसके हैं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया बोलने जा रही हूँ, अगर मैं ये हटा भी दूँ ना तब भी आप बोल सकते हैं सारे बच्चे। मैं फटाफट हाँ एक दो जो पॉइंट है वो आप नोट भी कर सकते हैं, और आपके पास तो है ही। देखिए सबसे पहली चीज ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जितने भी मेंबर हैं प्लांटी के वो कैसे हैं, तो आपको पता है कि प्लांटी के सारे मेंबर्स कैसे हैं, यूकेरियोटिक हैं, ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि कैसे होगा ये, क्लोरोफिल कंटेनिंग है। कैसे है ये, क्लोरोफिल कंटेनिंग मैं है, ऑटोट्रोफ। हाँ तो क्लोरोफिल कंटेन करने की वजह से कैसे होगा ये, ऑटोट्रॉप्स हो गया, ऑब्वियस है। तो अब दूसरी चीज ये है कि इसके जितने मेंबर्स हैं हम लोग उसको कॉमनली क्या कहते हैं, प्लांट्स कहते हैं। कुछ इसमें एग्जांपल्स हैं, ठीक है, लेकिन पार्शियली कंप्लीटली हम नहीं लिख रहे हैं। हम आप किसी भी इंसेक्टिवोरस प्लांट को देखिए वो ग्रीन होता है। कई लोग सिर्फ बोल दिया इंसेक्टिवोरस, भाई ऐसे कैसे, वो चल के जा रहा है क्या इंसेक्ट को पकड़ने के लिए? पार्शियली इंसेक्टिवोरस है, बेचारे नाइट्रोजन डेफिशिएंट प्लेसेस पे ग्रो कर रहे होते हैं, तो पार्शियली क्या है यहाँ पे, मतलब हेट्रोट्रॉफिक हो गए, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। और इंसेक्टिवोरस प्लांट में आपको बताया जा रहा है ब्लैडर वॉर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस इसके अवेलेबल है। पिक्चर आगे प्लांट भी है। हाँ आगे भी जब हम लोग देखेंगे ना किंगडम प्लांट की थर्ड चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे, उसमें भी मैं आपको शो कर दूंगी। ये तो बचपन से आप सुनते आ रहे हैं वही है, ठीक है। और एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन कौन से, ये दो रहे आपके पास, ब्लैडर वॉर्ट एंड वीनस फ्लाईट्रैप। कस्क्यूटा जो है ना, हिंदी में अमरवेल बोलते हैं इसको। कस्क्यूटा जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग और मजेदार होता है दिखने में। कस्क्यूटा की खासियत क्या है, हिंदी में हम लोग इसको मैम ये अमरवेल, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और ऑटोट्रोफ्स तो नहीं होते ना? पार्शियली देखिए फोटोसिंथेसिस भी करते हैं वो इंसेक्टिवोरस जो है ना, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे, तभी तो मैं बार बार वही चीज को रिपीट कर रही हूँ आपको, कि ऐसा नहीं है कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, करते हैं, लेकिन अपने न्यूट्रिशन के कुछ डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, इंसेक्टिवोरस भी बन जाते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे ना एक बड़े ट्री के बारे में हम बात करें, इस बेचारे का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया है, किसकी वजह से, कस्क्यूटा की वजह से। देखिए यहाँ पे एक ट्री आपको नजर आ रहा है, मोस्टली जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, जो पीपल वगैरह के हो गए, बनियन ट्री हो गया, या वैसे कई ट्री हो गई, ये देखिए ये ना कस्क्यूटा है। अब आप एक बात बताइए, आपको ये ट्री दिख रहा है क्या, कि कौन से ट्री के ऊपर है, नहीं दिख रहा है। रीजन ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैंगो ट्री के ऊपर है, मैंगो के पत्ते लग रहे हैं या आम के पत्ते लग रहे हैं, पता नहीं, जो भी हो। तो कस्क्यूटा जो है ये कैसा, ये पैरासिटिक प्लांट है। ये जो यहाँ पे है ना, ये पूरा इसने जो पूरा आप कह सकते हैं इसको नेटवर्क लाइक एकदम कवर करके रखा हुआ है, ठीक है। अब ये ग्रो भी बड़े मजे से कर रहा है, और दूसरी चीज क्या है कि इसका मतलब जो रूट, अगर आप कोई ढूंढना स्टार्ट करेंगे भाई इसका रूट कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है,
तो आपको इसका रूट ही नहीं मिलेगा। अगर मिला तो कहाँ मिले, एक तो इतना है, कैसे ढूंढिएगा। अगर मिला, जैसे शुरुआती स्टेज में जब ग्रो कर रहा है, अगर मिलेगा तो ये अपने रूट को क्या करता है, जो मोटा वाला जो ट्री है ना, उसके कहीं स्टेम में खुद को ये क्या करता है, इंसर्ट करके इनकॉर्पोरेट करके रखता है। तो हुआ क्या, क्या मतलब निकला इसका कि ये पैरासिटिक है, कस्क्यूटा है, ऊपर वाला जो है जिसने पूरा इसको कवर करके रखा हुआ है, कस्क्यूटा है ये, ठीक है। तो कस्क्यूटा क्या हो गया यहाँ पे, पैरासिटिक हो गया, ठीक है। और प्रोमिनेंट इसके पास क्या है, सेल वॉल है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि इसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट है, अभी जो दो था मतलब इंसेक्टिवोरस और पैरासिटिक का, इनको छोड़ के मैम एक कस्क्यूटा सिंगल ऐसा, मतलब मैम वो उस प्लांट को हार्म भी कर रहा है। तो हम तो कर ही रहा है ना, नहीं समझे। अब देखिए इस जिसके ऊपर ये सर्वाइव कर रहा है, तो बेचारा जो फोटोसिंथेसिस कर रहा था, जो नरिशमेंट ले रहा था, न्यूट्रिशन ले, उसकी ग्रोथ को क्या करेगा, ये ग्रोथ को कम कर देगा। उसकी ग्रोथ को क्या करेगा, वहां पे स्लो डाउन कर देगा, स्टॉप कर देगा। कुछ टाइम बाद तो बेचारा पेड़ सूख ही जाता है, वो भी सूखता है, ये भी सूखता है साथ में, आपको दिखेगा ड्राई कंडीशन में वहां पे। तो हार्म तो करेगा ही ना। कोई अगर जैसे मान लीजिए कि कोई ह्यूमन है, उसके गट में एक एस्कैरिस ग्रो कर रहा है, तो हार्म तो करेगा ना। एक टाइम तो ऐसा आता है जब बहुत ज्यादा एडवर्स कंडीशन होता है, तो सर्जरी करनी पड़ती है उसके इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्लांट सेल्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो सब के सब कैसे हैं, यूकैरियोटिक है, प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट भी है इसके पास। हाँ, आगे जाके जब हम लोग देखेंगे प्लांट किंगडम में, तो इसमें कुछ डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं। जैसे जब डिप्लॉयड फेज ज्यादा होगा किसी प्लांट बॉडी में, तो हम लोग बोलेंगे कि उसका लाइफ साइकिल कैसा है, डिप्लॉन्टिक है। तो डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, और हैप्लॉयड उसका गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होता है, ठीक है। तो सब एक दूसरे को ऑल्टरनेट करते हैं। तो कहते हैं कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी इसमें पाया जाता है, और साफ साफ लिख रहा है कि आपको चैप्टर 3 में पढ़ाया जा रहा है। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आगे मूव करूंगी मैं। किंगडम एनिमलिया पे चले। यस मैम। यस चलिए मैम। आगे है डिटेल हम लोग करेंगे, और आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये क्या मैम ऑल्टरनेशन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक बार बता देंगे। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का सिर्फ ये मतलब समझना है कि हैप्लॉइड फेज पहले आएगा, फिर डिप्लॉयड आएगा, फिर हैप्लॉइड आएगा, फिर डिप्लॉयड आएगा। क्या मतलब है इसका बोलने का, हैप्लॉइड का मतलब जब गेमेटोफिटिक फेज होगा उसको हैप्लॉइड कहते हैं, और जो प्लांट का पूरा बॉडी है, जो पूरी प्लांट बॉडी है, उसका डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको प्लांट बॉडी को स्पोरोफाइट बोला जाता है दूसरी भाषा में। दोनों ऑल्टरनेट करते हैं, बस इतना ही, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और अगर आप डिटेलिंग चाहिएगा तो हम लोग फिर चैप्टर 3 पढ़ने लगेंगे इसके बाद, ठीक है। चले किंगडम एनिमलिया पे। यस मैम। यस मैम। चलिए ये कस्क्यूटा है, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ, यही जगह है, वाइट है थोड़ा सा, ताकि आपको याद रहे। अमर बेल इसको कहा जाता है हिंदी में, कस्क्यूटा। खुद अमर हो गया और दूसरे को हार्म कर देता है। पैरासिटिक प्लांट है कस्क्यूटा, क्या है। अगर आपसे पूछा जाएगा गिव एन एग्जांपल ऑफ अ पैरासिटिक प्लांट, तो आप क्या एग्जांपल दीजिएगा वहां पे, कस्क्यूटा, इसी का एग्जांपल हम लोग वहां पे देते हैं। चलिए किंगडम एनिमेलिया जब तक यहाँ पे आता है, मैं फटाफट कुछ फीचर्स उसके बोल देती हूँ। किंगडम एनिमेलिया की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि अगर आप इसको देखना स्टार्ट करें, तो इसमें जो रिजर्व फूड है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपकी बॉडी में रिजर्व फूड क्या है, तो क्या बोलेंगे आप। मैम ग्लाइकोजन के ऊपर। वेरी गुड, वेरी गुड। आपकी बॉडी में रिजर्व फूड क्या है, ग्लाइकोजन है, ठीक है। और ग्लाइकोजन जो रिजर्व फूड है, तो जैसे मान लीजिए आपने बोला कि आपने गुस्से में बोला घर में, मैं आपने बोला मैं 3 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा, बहुत ज्यादा हो गया 3 दिन। तो अगर आपने बोला गुस्से में कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, आपको भूख तो लगती है, लेकिन आप सर्वाइव भी तो करते, खाते नहीं है, लेकिन आप सर्वाइव भी तो करते हैं। इसका मतलब कोई ना कोई तो ऐसी चीज होगी ना आपकी बॉडी में, जो आपको इमरजेंसी कंडीशन में क्या कर रहा है, वहां पे नरिशमेंट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो किंगडम एनिमेलिया के जितने मेंबर्स हैं, सब में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इनका जो रिजर्व फूड है वो ग्लाइकोजन, या जो थोड़े से बिल्कुल बैकवर्ड क्लास के हो गए, वो फैट के फॉर्म में क्या करते हैं, अपना रिजर्व फूड जो है उसको स्टोर करके रखते हैं। देखिए ग्लाइकोजन और फैट, ये रहा ग्लाइकोजन और फैट। आप कैसे हैं, यूकैरियोटिक है, और कैसे हैं, हेटेरोट्रॉफिक है, और कैसे हैं, मल्टीसेलुलर हैं। क्या आपके सेल के पास सेल वॉल होता है, नहीं होता है। डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, आप प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है।
और आपके पास क्या है, मतलब प्रॉपर इंटरनल कैविटी भी अवेलेबल है डाइजेशन के लिए, फूड के डाइजेशन के लिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, होलोजोइक है। आप जो फूड का जो है प्रॉपर इंजेक्शन करते हैं, उसके बाद जब आपकी बॉडी में जाता है तो ऑर्गेनिक जो भी चीजें हैं, मतलब ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स जो भी चीजें हैं, उनको सुपर सिंप्लीफाइड किया जाता है। और कैसे सुपर सिंप्लीफाइड कैसे होता है, क्या किसमें टूटता है, इसको मैं जब मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाऊंगी तो मैं आपको याद भी दिलाऊंगी कि मैंने ऐसा आपको बोला था, ठीक है। और इनका एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है, जैसे कैसे पौधे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे, ग्रो करते जा रहे हैं। आपने तो ऐसा नहीं है कि भाई अब पता चला इतना ज्यादा ग्रो कर गया कि देखने के लिए लैडर लगाने की, सीढ़ी लगाने की जरूरत पड़ रही है, ऐसा तो होता नहीं है। तो आपका क्या एक डेफिनेट शेप एंड साइज है, ठीक है। हायर फॉर्म शो इलैबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, इसका मतलब है न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। इसका मतलब पूछते हैं बच्चे, इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी चीज को देखें तो उसके अगेंस्ट में आप खुद को रिस्पॉन्ड करा सकते हैं, आप उसको समझ भी रहे हैं, आप उसको ग्रैस्प भी कर रहे हैं, तो आपके पास अच्छा खासा क्या है, न्यूरोमोटर मैकेनिज्म है, ठीक है। और आप में से बहुत सारे क्या है, पता है मोस्ट ऑफ किसकी वजह से लग जाता है, पॉलीफेरा की वजह से लग जाता है। क्योंकि पॉलीफेरा कैसा है, वो लोकोमोशन नहीं करता, तो यहाँ पे उसकी वजह से मोस्ट लग जाता है। मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, कोपुलेशन के थ्रू होगा। फिर जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। क्लियर है बिल्कुल, कोई डाउट है पूछ लीजिए। क्लियर मैम। यस मैम क्लियर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में मैं आपको पढ़ाऊंगी और सिखाऊंगी, थोड़ा हैंग कर रहा है ये। अब आपके पास ना यहाँ पे टर्म है वायरसेस, विरोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस, ठीक है। अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछिएगा कि जो ये वायरसेस, विरोइड्स, प्रियॉन्स या लाइकोस, एक्चुअल में सच्चाई और फैक्ट यही है, इसको हम चैप्टर के बाहर पढ़ रहे हैं, चैप्टर तो ओवर। भाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको क्या करना था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन करना था, ठीक है। और आपको जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन करना था, तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या हुआ, आपका चैप्टर तो ओवर हो गया। लेकिन चैप्टर ओवर होने के बावजूद भी अभी भी बहुत सारी चीजें इसमें बची हुई हैं, ठीक है। तो उसके रिमेनिंग होने का क्या रीजन है कि उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि है तो वो नॉन लिविंग के फॉर्म में, लेकिन अपना कैसा इंपॉर्टेंट रोल वहां पे प्ले कर रहा है लिविंग के फॉर्म में। तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो चैप्टर तो ओवर हो गया, लेकिन यहाँ पे इन चीजों को इससे बाहर रखा गया है। यहाँ पे 4 चीजें हैं। पहला है वायरसेस, देन है विरोइड्स। बीच में एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था, नाम भूल रही हूँ मैं, कुछ विरोइड्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने एक और क्लियर किया था बीच में। देन है आपके पास प्रियॉन्स और देन है आपके पास लाइकन्स, ठीक है। इसमें से वायरसेस और लाइकन्स दो नाम आपने सुन रखा है, दो आपके लिए नया है, एक है विरोइड्स है, दूसरा है प्रियॉन्स, ठीक है। सबसे पहली चीज, अगर कोई आपसे पूछे कि क्या इनके पास प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल है, नो। दूसरा क्वेश्चन, अगर कोई आपसे पूछे क्या इनके पास यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है, नो, ठीक है। मैम दे आर दोनों में, एसेलुलर। हाँ दोनों में से इसके उनके पास इनके सेल पास ही नहीं है। नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था असेलुलर ऑर्गेनिजम्स। असेलुलर मतलब क्या होता है बताइए। नो सेल्स आर कोई प्रेजेंट सेल इन। नहीं है। कोई सेल नहीं, यस। तो जो पिछली क्लास में आप कंफ्यूज कर रहे थे बार बार विरोइड्स को लेके, तो अभी क्लियर हुआ ना। तो ये 4 के 4 ऐसे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में क्वेरी आती है, लाइकेन बेचारे को क्यों बाहर किया, उसमें तो एल्गी और फंजाई दोनों है, तो यही तो दिक्कत है। उसके पास एल्गी भी है और उसके पास फंजाई भी है, दोनों चीजें उसके पास अवेलेबल है। अब अगर फंजाई अपने पास लेके जाए तो फंजाई बेचारा गलत हो जाए। फंजाई के ऊपर हमने स्टैंप लगा रखा है किस चीज का, कि भाई तुम जितने मेंबर हो सबके सब कैसे हो, सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक हो, ठीक है। अब एल्गी जाके एक वहां पे एक्सेप्शन की तरह चिपका रहे, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। अब एल्गी को हम प्लांटी में भेजे, फंजाई उसके साथ चला जाए, हम बोले देखो देखो ये तो कैसा हेटेरोटॉप, बेटा शो नहीं करो, रुक जाओ। तो यहाँ पे क्या है, ये कैसा हो गया, ये असेलुलर हो गया। चारों के चारों कैसा, हम इसको किसी कैटेगरी में डाल ही नहीं पा रहे। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से ये बाहर है, पहली चीज आप अपने दिमाग में डालिए, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे टैग लगाया असेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब लाइकेंस में सेल होता है बट एक्सेप्शन हो रहा है इसलिए उसको बाहर कर दिया हाँ, है। इस वजह से उसको बाहर किया गया, और 3 तो असेलुलर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ विटेगर,
There is no mention of lichens and some cellular organisms like viruses, viroids and prions. लाइकन को बाहर रखा है, उसके बाद 3 को बोला जा रहा है क्या सेलुलर है, ठीक है। क्योंकि आप याद कीजिए जब हम एल्गी की पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें भी हमने सेल पढ़ा था। जब मैंने आपको फंजाई के बारे में पढ़ाया तो मैंने आपको सिखाया ना, भाई ऐसा सेल है, इसका जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना होगा, तो सब कुछ तो उस बेचारे के पास भी है, लेकिन वो एक्सेप्शन होने की वजह से वहां से बेदखल हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेकिन भाई है तो असेलुलर, हमने बहुत आसानी से टैग लगा दिया इसके ऊपर किस चीज का, कि तुम असेलुलर हो। लेकिन असेलुलर होने के बाद भी अभी देखिए इतने साल का बचपन से आज तक आपने कभी नहीं देखा था लॉकडाउन जैसी कोई चीज होने वाली है फ्यूचर में, आपने सोचा भी नहीं होगा कभी जिंदगी में, जिसमें कि चाहे जीडीपी हो, चाहे आपकी एजुकेशन की ऐसी की तैसी हो, अगर आप बोले तो आपका जो बेस पूरा का पूरा जीरो हो गया। उसका मेन एक रीजन क्या है, एक वायरस, मतलब जिसको हम स्टैंप दे रहे हैं यहाँ पे किस चीज का, असेलुलर का, ठीक है। तो एक माइक्रोस्कोपिक ना दिखने वाले स्ट्रक्चर की वजह से इतना कोहराम मच गया है या नहीं। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है, यहाँ तो छोटा एग्जांपल दिया जा रहा है, काफी पुराना एडिशन और वही सारी चीजें हैं, रिवाइज होने के बाद भी उसमें नई चीजें नहीं आती। तो यहाँ पे वही चीज बताई जा रही है कि हम लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो कॉमन कोल्ड हो या फ्लू हो, मतलब जो वायरसेस की वजह से होता है, सबके साथ हम कभी न कभी सफर कर चुके हैं, तो हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, पढ़ना तो हमें पड़ेगा किस चीज की वजह से हो रहा है। तो आज के डे में भी हम लोग इसको समझने की कोशिश करें। और हद तो तब हो गई जब स्टैनले साहब आए, और स्टैनले साहब ने क्या किया, वायरसेस को क्रिस्टलाइज कर दिया। और क्रिस्टलाइज करने के बाद ये कह रहे हैं कि देखो मैंने इनको क्रिस्टलाइज कर दिया है, इसलिए तुम क्या करो, इनको डालो किस चीज के अंदर, तुम लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको नॉन लिविंग में प्लेस करो। लेकिन कुछ क्या कर रहे हैं, अभी भी उसमें डिस्प्यूट अराइज कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं हम इसको नॉन लिविंग में नहीं डालेंगे, हम इसको क्या करेंगे, हम लिविंग के अंदर प्लेस करेंगे, क्योंकि जो बायोलॉजिकल जो वहां पे व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का, उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सच्चाई यही है कि इसके पास क्या है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, तो ये इतना ज्यादा वहां पे क्या करता है, डैमेज कॉज करता है कि जिसकी वजह से ये फंसा रह गया लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। जो ये वायरसेस हैं जो आपको यहाँ पे दिखते हैं, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में यहाँ पे फंसा रह गया, ठीक है। आपके पास आपके एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम चले तो हमारे पास यहाँ पे 2 डायग्राम है, दोनों को पहचानिए बहुत ध्यान से, दोनों के क्वेश्चंस भी मैं आपको साथ के साथ बता देती हूँ, ठीक है। पहला जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इट्स अ टोबैको मोजाइक वायरस। क्या है ये, टोबैको मोजाइक वायरस है। व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टोबैको मोजाइक वायरस, क्या आपको आरएनए दिख रहा है सारे बच्चों को? RNA। हाँ यस, मैम। डायग्राम से क्वेश्चन है, इस बार की नीट के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस डायग्राम से पूछे गए हैं। तो अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टोबैको मोजाइक वायरस, देन द आंसर इज RNA। आरएनए, ठीक है। प्रोटीनेशियस कोटिंग या कवरिंग होती है उसको कैप्सिड कहते हैं, हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। 1-2 पॉइंट तो खैर मैं लिख दूंगी लास्ट में, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अभी समझने पे फोकस कीजिए। किसी वायरस के पास 2 ही कंपोनेंट होता है, ओनली 2 कंपोनेंट्स फिक्स्ड है, होंगे ही होंगे गारंटी के साथ। कोई सेल नहीं पढ़ रहे, ना हम प्रोकैरियोटिक पढ़ रहे हैं ना हम यूकैरियोटिक पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ेंगे हम, भाई है ही नहीं सेल तो क्या पढ़े हम इसके अंदर, जबरदस्ती पढ़े, है ही नहीं इसके अंदर। तो ना तो प्रोकैरियोटिक होगा ना यूकैरियोटिक होगा, कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। बट क्या है इसके पास, इसके पास गारंटी के साथ चाहे तो एक जेनेटिक मटेरियल होगा, कुछ हो, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, बट होगा। आपकी किताब में साफ साफ लिखा हुआ है दुनिया में आज तक ऐसा कोई वायरस नहीं बना जिसके पास दोनों जेनेटिक मटेरियल होगा, आरएनए डीएनए दोनों वो कैरी नहीं कर सकता, दोनों वो कंटेन नहीं कर सकता, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा आपको जो ये वायरस दिख रहा है, इट्स अ टोबैको मोजाइक वायरस, ये क्या है, ये सॉरी ये जो आपको बैक्टीरियोफेज है, क्या है ये, बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। ये है टोबैको मोजाइक वायरस लेफ्ट वाला, और ये राइट वाला है आपके पास बैक्टीरियोफेज। कहने को बैक्टीरियोफेज है, बट बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस होता है जिसका फेवरेट भोजन अगर हम बोल सकते हैं अगर समझने के लिए, जो बैक्टीरिया को पकड़ पकड़ के चुन चुन के किल करता है। द वायरस विच अटैक्स ऑन बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोफेज, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ठीक है। तो मेरे मैम साथ साथ हाथ चलाएंगे, हालांकि आप लोग मेरे साथ साथ लिख लेते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे वायरस के बारे में बात करते हैं, तुरंत फिनिश हो जाने दीजिए, उसका पूछिएगा, हाँ मेरे बोले हुए में कोई डाउट आ रहा है तब बोलिएगा। देखिए वायरस के बारे में अगर हम लोग बात करें, सबसे पहली चीज फर्स्ट थिंग इज दैट
मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखते चल रही हूँ क्योंकि उतना टाइम हमारे पास तो है नहीं, मैं तो थक गई इसको कराते कराते। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ये इसकी वजह से हुआ है क्योंकि आपका जो मेन पोर्शन है जिसमें ये सारी चीजें आनी चाहिए थी वो पार्ट आपका डिलीटेड था, जिसकी वजह से आपके डाउट बहुत ज्यादा आए और ये चैप्टर इतना लंबा खींचा है। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड लिविंग नॉन एंड नॉन लिविंग, कोई दिक्कत इसमें किसी को इस लाइन में? हाँ, जो बोल रही हूँ उसमें कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, डिस्कशन लास्ट में करेंगे हम लोग, डोंट वरी। उसमें तो वैसे भी मुझे अच्छा ही लगता है, जितना बच्चा डिस्कशन करे उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये चलिए क्लियर है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वायरस के पास, मैं बोल रही बार बार शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ कि वायरस के पास अगर हम इसके बेसिक कंपोनेंट की बात करें, किसकी बात करें? बेसिक कंपोनेंट की बात करें तो बेसिक कंपोनेंट के तौर पे किसी भी वायरस के पास दो ही चीजें होती हैं। पहली चीज, फर्स्ट थिंग जो है उसमें, फर्स्ट थिंग क्या होगा इसके पास? इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। और जो जेनेटिक मटेरियल होगा इसका, फिर से ब्रैकेट में मैं डाल रही हूँ, वो चाहे तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। ये मूव ही नहीं कर रहा है यहाँ से, ये यहीं चिपक गया है, ये फोटो मेरी यहीं चिपक गई है, कोई बात नहीं, ये बैक ही हो गया। मैं नीचे लिख देती हूँ इसको, अच्छा वो गायब ही होगा, डीएनए और आरएनए, ठीक है। चाहे इसके पास क्या होगा, डीएनए होगा या फिर क्या होगा इसके पास, आरएनए होगा, ठीक है। ये हो गया। देन नेक्स्ट जब हम यहाँ पे बात करेंगे इसमें, तो दूसरी जो खासियत है इसके केस में, वायरसेस के केस में, कोई भी ऐसा वायरस आज तक दुनिया में नहीं बना है जिसके बारे में हम बोले कि इसके पास क्या है, दोनों चीजें अवेलेबल हैं। मतलब हम इसमें क्या कैरी कर देंगे, डीएनए भी रख देंगे और आरएनए भी लोड कर देंगे, ऐसा कोई वायरस आज तक दुनिया में नहीं बना है। हमेशा याद रखिएगा कॉन्सेप्ट के तौर पर, ठीक है। तो पहला तो जेनेटिक मटेरियल होगा और जेनेटिक मटेरियल के नीचे ये दोनों चिपक गए, ठीक है। हाँ, दूसरा उसके पास क्या होगा, प्रोटीन कोट होगा। दूसरी जो खासियत है उसके पास, दैट इज प्रोटीन कोट। नेक्स्ट इज प्रोटीन कोट, और इस प्रोटीन कोट का नाम ही कैप्सिड है, CAPSID। कैप्सिड इज द प्रोटीनेशियस कोटिंग ऑफ वायरस। वायरस का जो प्रोटीनेशियस कोटिंग होता है उसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को? क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। यस मैम। हाँ, अब एक चीज जो पहले लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं अभी भी लिख दी तो क्या बुरा है, ठीक है। अ सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, अ सेलुलर लिख दीजिए, बाकी तो आप समझ ही जाइएगा, ठीक है। चलिए, इतना ही लिखना था मुझे। तो ये जो है, ये वायरस के बारे में इतनी सी बात है जो कि आप देख के इजिली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत तो नहीं है, साथ के साथ आपने लिख लिया होगा, फिर भी अगर कोई बच्चा चाहे तो ले सकते हैं, इतना ही है इसके, ठीक है। चलिए, आगे की बात ये है, जब हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं वायरसेस को, अब क्या है, अब बहुत सारा काम आ रहा है, बहुत सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर का। मेरे साथ साथ आप लोग भी अंडरलाइन करते चलिएगा तो आपको भी आसानी हो जाएगी, ठीक है। देखिए, वायरसेस के बारे में जब हम लोग बात करें तो वायरसेस की सबसे बड़ी खासियत जो हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये वायरसेस जो हैं, ये कहाँ से आया है, ये टर्म हम किधर से लेके आए? वेनम से आया है ये। वायरस मीन्स क्या होता है, वेनम होता है। और वेनम मतलब क्या होता है, पॉइजन। जैसे कैसे स्नेक का जो पॉइजन होता है तो उसको भी तो वेनम बोलते हैं हम, तो उसका मतलब ही क्या होता है, पॉइजनस फ्लूइड होता है। उसका मतलब क्या होता है, पॉइजनस फ्लूइड होता है, मतलब हार्मफुल हो गया वो। अब यहाँ पे जो नेम है ना, वो सब का सब चुन चुन के आता है आपके नीट के एग्जाम में, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल गारंटी के साथ पूछा जाता है आपसे, ठीक है। पहली चीज, फटाफट एकदम वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन सुनते चलिए मेरे से, ठीक है। चलिए, पहली बात, ये जैसे ही किसी लिविंग, आपकी बॉडी में गया वायरस, ठीक है, आपकी बॉडी के सारे मशीनरी को टेक ओवर कर लेगा। नहीं समझ आया, दोबारा एग्जांपल लीजिए। एक ऐसी बस है जो पिकनिक के लिए आपने हायर किया सारे बच्चों ने मिलकर, लेकिन उस पे अटैक करके किसी ने हाईजैक कर लिया तो वो वायरस हो गया, अब उसका ऑनर वो हो गया, तो ये होस्ट सेल के मशीनरी को क्या करता है, ये टेक ओवर कर लेता है पूरा, ठीक है। खुद ही रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा और अंततः आखिरी में स्थिति ऐसी आती है कि जो होस्ट बेचारा है वही स्वर्ग सिधार जाता है, उसी की डेथ हो जाती है, ठीक है।
तो कह रहा है यहाँ पे वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग, तो भाई हम कुछ नहीं कह सकते जब आज तक रिसर्चर साइंटिस्ट बोल ही नहीं पाए। हम भी अगर सोच के देखते हैं तो बाहर है बेचारा, बहुत सीधा साधा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन मैम जब ह्यूमंस अंदर में गया वो तो लिविंग है। हाँ अंदर जब गया तो इतना कुछ करेगा कि फिर तो आप सोच नहीं सकते, है ना, सारी व्यवस्था फेल हो जाती है इसके सामने, मैम चाहे होस्ट को गवर्नमेंट किल हो भी चाहे कर सकते। रिसर्चर हो। अब यहाँ पे देखिए वायरस जो है ये वर्ड कहाँ से आया, तो इसका मतलब है वेनम, और वेनम का मतलब तो पॉइजनस फ्लूइड होता है, आपको पता ही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, यहाँ पे एक नेम है आपके पास डिमिट्री आइवंस्की का, या आइवंस्काई भी कई बच्चे इसको पढ़ते हैं, ठीक है। 1892 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया किस चीज को, कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं, पता नहीं चल रहा अभी इनको, बता रहे हैं कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो टोबैको को, हाँ लोगों को टोबैको से बड़ी परेशानी होती है, मतलब टोबैको को अगर कोई डिजीज हो जाए तो गवर्नमेंट को भी बड़ी परेशानी होती है, डब्बे पे लिख देंगे ये कि भाई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बंद नहीं कर सकते, रीजन क्या है, सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं इनको। किताबों में भी क्या होता है, अगर भाई मैंगो ट्री में भी बहुत सारा वायरस लगता है उसको नहीं पढ़ते हम, टोबैको प्लांट में लगेगा तो हम पढ़ेंगे जरूर, सुनने में चाहे जैसा भी लगे सच्चाई है ये। 12th क्लास में भी आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ाया जाता है, तो हम क्या सीख रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, हम उसमें बच्चों को यही सिखा रहे हैं, देखो आरएनए इंटरफेरेंस है तो उसमें हम टोबैको प्लांट के रूट को बचा रहे हैं इन्फेक्शन से। क्यों बचा रहे हैं, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लांट्स है वहाँ पे, तो रीजन ये है। तो यहाँ पे भी क्या किया, जो इसके बारे में टोबैको प्लांट हमेशा घूम फिर के जगह जगह इसके बारे में बड़ी चिंता होती है लोगों को, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, है ना। अच्छी अच्छी चीजें उसमें वायरस लगे तो उसकी पढ़ाई नहीं दी है किताबों में, उसमें उसके बारे में नहीं बताया गया, बहुत सारे उनको भी इन्फेक्शियस डिजीजेस होते हैं, टोबैको के बारे में जरूर पढ़ाया जाता है, ठीक है। खैर स्टोरी है जिससे आपको याद रहे। तो जो आइवंस्की साहब थे इन्होंने क्या देखा कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म भी मतलब माइक्रोब, अब इनको नेकेड आई से नहीं दिख रहा तो माइक्रोब ही बोलेंगे, जो कि टोबैको में ना मोजाइक डिजीज कॉज कर रहा है। मोजाइक मतलब एक अपीयरेंस होता है ना, जैसे फ्लोर कई लोग मोजाइक का बनवाते हैं, तो वैसा ही मोजाइक लाइक अपीयरेंस दे रहा है, तो उसको हम बोलते हैं टोबैको में मोजाइक वाला डिजीज हुआ, तो हमने इसका नाम टोबैको मोजाइक, और वायरस का नाम टोबैको मोजाइक वायरस रख दिया, और डिजीज का नाम टोबैको मोजाइक डिजीज रख दिया, ठीक है। अब ये पता चला इनको कि बैक्टीरिया से भी छोटा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ये कैसे पता चला बैक्टीरिया से छोटा है, ऐसे समझिए, सुबह सुबह आपके घरों में जब चाय छनती होगी तो चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है, चाय नीचे जाती है छन के, ठीक है, तो चाय की पत्ती की जगह पे समझ जाइए बैक्टीरिया को। इन्होंने एक ऐसा फिल्टर तैयार किया जिसमें कि बैक्टीरिया फिल्टर होकर फंस जाए ऊपर, लेकिन वायरस को जब फिल्टर किया तो वायरस जो है वो पास करके अंदर चला गया, नीचे चला गया। तब इन्होंने पता किया कि अच्छा, लिख रहा ना यहाँ पे साफ साफ, बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर्स थे उससे भी वायरस पास कर गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकला, अच्छा वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा नाम आता है बिजर्निक साहब का, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कहानी सुनिए ध्यान से, समझ आ जाएगा। फिर वापस वही एक नॉर्मल प्लांट लिया जिसको कोई इन्फेक्शन नहीं था, ठीक है, और दूसरा इन्होंने क्या किया, एक टोबैको इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट लिया, तो इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट को थोड़ा सा स्क्रैच करके या उसका कोई पार्ट स्क्रैच करके डाल दिया नॉर्मल हेल्दी वाले पौधे के ऊपर, ठीक है। फिर क्या देखा कि नॉर्मल वाला जो पौधा था उस बेचारे को भी इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। तो इन्होंने इसको बोला कंटाजियम वीवम फ्लूडम, वायरस के लिए क्या टर्म दिया इन्होंने, कंटाजियम, यहाँ देखिए लिखा हुआ कंटाजियम वीवम फ्लूडम, मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए नीट के एग्जाम में कि हु प्रपोज्ड द फ्रेज दैट कंटाजियम वीवम फ्लूडम, तो आपको M.W. बिजर्निक साहब का नाम लिखना है। समझ आया सबको, कौन किन्होंने टर्म दिया कंटाजियम वीवम फ्लूडम, तो यहाँ पे हमें किनका नाम लिखना है, बिजर्निक साहब का नाम लिखना है, ठीक है। और आखिरी में स्टैनले साहब आते हैं, जो कि नमक चीनी जैसे होता है ना, उसी तरीके से सारे वायरसेस को उठा के क्रिस्टलाइज करने का काम करते हैं। लो मेरी तरफ से तो क्या है, ये नॉन लिविंग है, लेकिन बाकी सब बोले ऐसा कैसे हो सकता है, वायरसेस और ऑब्लिगेट पैरासाइट से एक बार अगर अंदर चले गए तो ये बाहर निकलने का नाम नहीं लेगा, ठीक है। खैर बहुत इंटरेस्टिंग और स्टोरी है इसके बारे में, बाद में जब भी वायरस का जिक्र आएगा हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। इस पेज में कोई डाउट किसी को, क्लियर है बिल्कुल, यस मैम। चलिए Yes. वेरी गुड, एक बार में आपको Yes, समझ आ गया तो हाँ बहुत अच्छी बात है, इतना तो मैंने बेसिक तैयार कर ही दिया है। और ये देखिए नीचे वाले पैरा में आपको साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है नो वायरस कंटेन बोथ है RNA एंड DNA, ठीक है। और अगर आप पूछेंगे न्यूक्लियो
प्रोटीन क्या होता है, तो जो जेनेटिक मटेरियल है, तो डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो एक साथ हम इसको न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो मैंने आपको सिखाया है, रुकिए पिछले पेज पे जहां मैंने लिखा है मैं ले जाती हूँ। ये देखिए, डीएनए और आरएनए जो है ये न्यूक्लिक एसिड है। दुनिया में दो ही न्यूक्लिक एसिड है, एक है डीएनए और एक है आरएनए। तो हो गया न्यूक्लियो और प्रोटीन। तो कहते हैं कि वायरसेस और न्यूक्लियो प्रोटीन, क्या दिक्कत है, यही तो लिखा जा रहा है दूसरी भाषा में। ठीक है, इन दोनों के लिए हम टर्म क्या देते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, फटाफट समझिएगा। वायरसेस अगर आपको समझ आ गया तो बच्चों की क्वेरी ये होती है कि अगर हमें वायरस समझ आ गया तो फिर अब हम ये कैसे समझें कि व्हाट आर द डिफरेंसेस। वायरस तो खैर अलग ही है, जो विरोइड्स और प्रियॉन्स में कंफ्यूजन थी ना, उसको मैं भी तुरंत क्लियर करती हूँ। देखिए, अच्छा, वायरस का मैंने आपको कंपोनेंट क्या क्या बताया। वायरस का कंपोनेंट मैंने आपको बताया कि इसके पास क्या होगा, वायरस में आप कर दीजिए कि इसके पास जेनेटिक मटेरियल होगा और प्रोटीन होगा, यही बोला ना मैंने। यस मैम। अगर कोई ऐसा कहीं पे मैटर आपको मिले जिसमें सिर्फ आरएनए हो, जिसमें सिर्फ क्या हो, आरएनए हो, तो उसको विरोइड्स कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, विरोइड्स कहते हैं। ठीक है, और विरोइड्स को डिस्कवर करने का काम जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी ना, फाइटिंग जो हुआ था 1971 में, तो ईयर याद रखना है इससे। तो 1971 में टीओ डायनर साहब ने विरोइड्स को डिस्कवर किया था। ठीक है, कुछ नहीं है ये। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विरोइड्स, एक लाइन याद रखिए मेरी तरफ से, इन्फेक्शियस आरएनए, बस खत्म। मतलब ऐसा आरएनए का टुकड़ा पीस कहीं भी मिल जाए जो वायरस जैसा इन्फेक्शन कॉज करे, उसको विरोइड कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, भाई एक, चलो इन्फेक्शन कॉज करता है तो एक इन्फेक्शन का नाम बता दो। तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जो है वो विरोइड्स की वजह से होता है। क्लियर है, फ्री आरएनए देखिए लिखा हुआ साफ साफ आपकी किताब में। ठीक है, प्रोटीन कोड का नामो निशान, मैंने एक आपको शब्द बोला ना, बस वही याद रखना है। दो शब्द मैंने बोला, इन्फेक्शियस, आरएनए, खत्म। तो इसका मतलब इसके पास फ्री आरएनए, फ्री प्रोटीन कोड, मतलब प्रोटीन कोड नहीं होगा, फ्री आरएनए और आराम से मस्तिष्क चुट्टा घूम रहा है। इसको कोई मतलब नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है इसके पास। ऑब्वियस है, जब प्रोटीन कोड नहीं है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट वायरसेस के मुताबिक या वायरसेस के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, प्रियॉन्स की बात करते हैं हम लोग। अब सोचेंगे कि प्रियॉन्स कैसे याद करें। एक फिर से वापस दो शब्द याद रखिए, इन्फेक्शियस प्रोटीन। विरोइड्स क्या सिखाया मैंने आपको, इन्फेक्शियस आरएनए। प्रियॉन्स क्या सिखाया मैंने आपको, इन्फेक्शियस, पी फॉर प्रियॉन्स, पी फॉर प्रोटीन। बच्चा कहता है मैम हम विरोइड में प्रोटीन लिख के आ गए। वे कैसे लिख के आ गए, आराम से, यहाँ पे विरोइड्स है यहाँ पे, तो याद रखना है आपको, यहाँ पे आरएनए जो है, जो इन्फेक्शियस आरएनए है वो विरोइड है। प्रियॉन्स, पी फॉर प्रियॉन्स, पी फॉर प्रोटीन। तो जब सिर्फ प्रोटीन इन्फेक्शन कॉज करने का काम करता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, प्रियॉन्स कहते हैं। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पे नीट के एग्जाम का, ठीक है, तो बीएसई इसको बोला जाता है। इसको साधारण भाषा में हम लोग मैडकाउ डिजीज भी बोलते हैं, सुना होगा आपने। तो बीएसई का फुल फॉर्म है बी फॉर बोवाइन, एस फॉर स्पोंजिफॉर्म और इंसेफेलोपैथी। तो मैडकाउ डिजीज भी हम लोग कहते हैं, कैटल्स में होता है ये। ठीक है, कैटल्स में होता है और ये मिलता जुलता है किससे, जो क्रू जैकोब डिजीज होता है ना ह्यूमंस में। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि क्या होता है तो इसको हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी बस आपको इतना याद रखना है कि प्रियॉन्स की वजह से मैडकाउ डिजीज होता है, जिसको हम लोग बीएसई भी बोलते हैं, बोवाइन स्पोंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। ठीक है, चलिए लाइकेंस के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है। फिर आप बोलेंगे ये क्या है, तो एल्गी और फंजाई में एल्गी वाली यूनिट को फाइकोबायंट बोलेंगे और फंजाई वाली यूनिट को माइकोबायंट बोलेंगे। ठीक है, बस इतना ही है। और लाइकेंस जो है बहुत अच्छे पोल्यूशन इंडिकेटर हैं। लाइकेन का नंबर जैसे जैसे कम होता जाएगा मतलब वहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये अब जाके आपका चैप्टर ओवर हुआ, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना सुपर स्पीड से भगाने के बाद, है ना। और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी पूरी किताब बाकी है, आपकी फिनिशिंग जगह जगह होती रहेगी। हाँ, इतने से समझाए हुए में अगर कहीं कोई आपको डाउट है तो पूछ लीजिए मेरे से। क्लियर है बिल्कुल, यस मैम। चलिए ठीक है। मैम और कोई टोबैको डाउट वायरस विरोइड्स होता है, फिर से तो बोलिए। सिर्फ आरएनए प्रेजेंट है उसमें। देखिए,
मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, शायद पता नहीं विरोइड्स पूछ रहे हैं। विरोइड्स जब आए ना प्रोटीन कोड भूल जाइए, प्रियॉन्स जब आए जेनेटिक मटेरियल भूल जाइए, बस ये ट्रिक याद रखिए मेरी तरफ से। वायरस तो अलग अनोखा ही है, उसके पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल भी होगा, प्रोटीन कोड भी होगा, ठीक है। और कोई डाउट? मैम टोबैको जो वायरस है उसमें तो सिर्फ आरएनए प्रेजेंट है, डीएनए तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उसमें डीएनए नहीं है। टोबैको तो मोज़ेक वायरस जो है ना, अलग से जो टीएमवी है, अलग से जो आपको, हाँ ये जो है, ठीक है। और जो कैप्सिड है, जो यहाँ पे क्या है, ये कैप्सिड है, तो ये जो ऐसे दिख रहा है ना आपको, ग्रेप्स के गुच्छे की तरह जो दिख रहा है। एक चीज और है, इनको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे ये है यहाँ पे, तो इसको हम लोग जो छोटा छोटा जो यूनिट है ना, इसको हम लोग कैप्सोमियर्स बोलते हैं, SOMERES। अगर किसी बच्चे को जानना हो कि छोटे छोटे ग्रेप्स के गुच्छे जैसे क्या दिख रहा है, तो इनको कैप्सोमियर्स बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा हमेशा। मतलब इसमें से अगर हम एक को देखें, एक मैम कैप्सोमियर को, कैप्सिड का प्लूरल कैप्सुमियस होता हाँ है। नहीं 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 नहीं, देखिए प्लूरल नहीं बोल सकते, कैप्सिड की यूनिट, अब आया समझ में? जैसे आपकी बॉडी की यूनिट सेल है ना, तो कैप्सिड की यूनिट इस टोबैको मोज़ेक वायरस में कैप्सोमियर हो गया, ठीक है। ओके मैम। हाँ चलिए ठीक है, और कोई डाउट किसी को, लीव करूं मैं? यस यस मैम, थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Good night, ma'am. Bye, ma'am. गुड नाइट।